चलिए, तो आज पुनः इस सभा में हम लोग समवेत हैं। जैसा प्रशिक्षण का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में आज हमारे समक्ष यहाँ पर नव्य न्याय भाषा को आधार बनाते हुए मूक्स का पाठ्यक्रम किस तरह से बनाया जाए, इस पर प्रशिक्षण निमित्त जो हमारे समक्ष समुपस्थित हैं प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी महोदय, आपका स्वागत है। आप नव्य न्याय भाषा प्रविधि तदाधारितम मूक्स पाठ्यक्रम निर्माणम, इस विषय को लेकर के आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे विभागाध्यक्ष महोदय निरंतर जुड़े हुए थे, अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर वो भी जुड़ रहे हैं। आप विभागाध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं। आप इससे पूर्व अनिल प्रताप गिरी महोदय इससे पूर्व महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी तथा पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आचार्य रहे हैं। वर्तमान में सबसे युवा आचार्य के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सुशोभित कर रहे हैं। आपसे हमारा अकादमिक परिचय जेएनयू समय से ही रहा है। आप हमारे वरिष्ठ रहे हैं वहां पर, और निरंतर हम सभी अकादमिक गतिविधि में आपका सहयोग रहा है। तो अधिक विलंब न करते हुए साक्षात हमारे विभागाध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप आज के अतिथि का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि अभी सभी जुड़े हुए थे और 100+ निरंतर रहते हैं। तो चूंकि 2 घंटा से अभी एक कार्यक्रम चल रहा था इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार, तो इसीलिए पुनः एक बार आएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि वो तब तक आ जाएंगे जिनको आना है। आचार्य रिपुसूदन सिंह महोदय। सबसे पहले तो मैं विभाग की तरफ से प्रोफेसर अनिल गिरी साहब का मैं स्वागत करता हूं। अभी विपिन ने बताया कि यंगेस्ट प्रोफेसर, ये बड़ी ऊर्जा मिलती है जैसे ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात आपने बताई कि जेएनयू के अलुमनाई हैं, तो एक और मेरा एसोसिएशन बना। ये है कि आप लोग मतलब मैं जेएनयू थोड़ा पहले था, आप लोग मुझे लग रहा है कि बाद में आए, बहुत बाद में आए। मैं 84 से लेके 88 तक मैं जेएनयू में था और फिर से मैं पीएचडी करने के लिए वापस गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जेएनयू का इतना यंग स्कॉलर प्रोफेसर बन रहा है, तो उनका स्वागत करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जिस विषय पर आप बोलने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि लोग उससे लाभान्वित होंगे। और मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हूँ, वैश्विक राजनीति का हूँ, लेकिन जो दृष्टि हमको मिल रही है इस समस्त उद्बोधनों से, और मैं अपने स्वयं के ज्ञान से उसको जोड़ के देख रहा हूँ, उसमें से मैं कुछ ना कुछ निकालता जा रहा हूँ अपने लिए। तो मुझे विश्वास है कि आज का व्याख्यान बहुत ही उपयोगी होगा और अंतर अनुशासनात्मक भी होगा। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो आदमी ज्ञान एक दूसरे से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य ही है मनुष्य केंद्र में है, मनुष्य के साथ साथ ये समूचा ब्रह्मांड है। तो मुझे लग रहा है आज आपका जो व्याख्यान होगा हम लोगों को बहुत ही मतलब हमारा मार्गदर्शन करेगा, इलाइटन करेगा। मैं इन्हीं शब्दों से गिरी जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ, इसके अनंतर साक्षात जिस संदर्भ में हम लोगों की प्रतीक्षा थी, आप हमारे समक्ष हैं और आपके ज्ञान से हम लोग आप्लावित हों, इसके लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन कुमार झा जी तथा संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़े भाई प्रोफेसर रिपुदमन सिंह जी,
एवं इस वोकेशनल कोर्स में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, जिसमें हमारे पूर्व परिचित डॉक्टर अशोक कुमार मीणा जी भी हैं, सभी संस्कृत के एवं संस्कृतेतर पृष्ठभूमि के सभी प्रशिक्षुओं को मैं सादर एवं यथोचित अभिवादन करते हुए अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने व्याख्यान को मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर श्रद्धा पाठक जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर रंजन लता, अमित भार्गव जी, पंकज नैलवाल जी एवं समस्त जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी को मेरा सस्नेह अभिवादन एवं प्रणाम। आज का जो विषय है वह नव्य न्याय भाषा पर आधारित कैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का निर्माण किया जा सके और नव्य न्याय भाषा पर आधारित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को क्यों विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन करना चाहिए, इन विषयों पर आधारित होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नव्य न्याय भाषा को क्यों जानने की आवश्यकता है, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, संस्कृत ज्ञान परंपरा के संदर्भ में। इसके बाद कैसे नव्य न्याय भाषा एवं प्रविधि पर आधारित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का हम पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, इस विषय पर हम आपको बाद में बताएंगे। सर्वप्रथम नव्य न्याय भाषा प्रविधि का वैशिष्ट्य क्या है, इसे थोड़ा सा हम जान लें। विद्वज्जन नव्य न्याय भाषा का जो उद्भव है उसका समय प्रायः 10वीं शताब्दी माना जाता है और नव्य न्याय भाषा के जो उद्भावक आचार्य हैं वो आचार्य गंगेशो उपाध्याय नहीं अपितु उनके पूर्ववर्ती आचार्य मिथिला के महान नैयायी जिन्हें हम उदयनाचार्य के नाम से जानते हैं। तो नव्य न्याय भाषा के उद्भावक का श्रेय उदयनाचार्य को जाता है। उदयनाचार्य मिथिला के 10वीं शताब्दी के महान नैयायिक थे। प्रश्न यह होता है कि उनको एक ऐसी भाषा को उत्पन्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो नव्य न्याय भाषा को उत्पन्न उन्होंने क्यों किया, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो हमें न्याय की परंपरा को जानना पड़ेगा।
मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो न्याय की परंपरा है, वह न्याय की परंपरा जो है प्रायः दो भागों में विभक्त है। एक हम वैदिकी न्याय की परंपरा को जान सकते हैं, वैदिकी न्याय परंपरा हम कहते हैं, और दूसरी जो न्याय की परंपरा है उसको अवैदिकी न्याय की परंपरा कहते हैं। वैदिकी न्याय की परंपरा से तात्पर्य न्याय की वह चिंतन परंपरा जिसमें हम वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए जो न्याय की परंपरा दिखाई देती है, उसे हम वैदिकी न्याय की परंपरा के रूप में जानते हैं। और वेद को प्रमाण के रूप में ना स्वीकार करने वाली जो परंपरा दृष्टिगत होती है, वह परंपरा अवैदिकी न्याय की परंपरा के रूप में जानी जाती है। इन वैदिकी और अवैदिकी न्याय की चिंतन परंपरा में दो चिंतन की परंपरा का विशेष महत्व है। अवैदिकी न्याय की चिंतन परंपरा में बौद्ध न्याय की चिंतन परंपरा और वैदिकी न्याय की चिंतन परंपरा में गौतमीय न्याय की चिंतन परंपरा को हम जानते हैं विशेष रूप से। ये जो दोनों चिंतन परंपरा है, उन दोनों चिंतन परंपरा में न्याय की तत्व मीमांसा को लेकर के, न्याय की प्रमाण मीमांसा को लेकर के, न्याय की आचार मीमांसा को लेकर के, न्याय के हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को लेकर के आपस में मतभेद दिखाई देता है। या दोनों चिंतन परंपरा का जो पल्लवन होता है, जो पुष्पवन होता है, वह पल्लवन एवं पुष्पवन दोनों चिंतन परंपराएं जब आपस में शास्त्रार्थ करती हैं और उस शास्त्रार्थ करने से जो नया ज्ञान दिखाई देता है, नया ज्ञान उत्पन्न होता है, उस नए ज्ञान के उत्पन्न होने की चिंतन की परंपरा से दोनों ही चिंतन की परंपरा का पल्लवन एवं पुष्पवन दृष्टिगत होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि वैदिकी न्याय की चिंतन परंपरा में जो गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा है, गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा का जो आधारभूत ग्रंथ है, वह आधारभूत ग्रंथ है महर्षि गौतम प्रणीत न्याय सूत्र। महर्षि गौतम प्रणीत न्याय सूत्र में जो भी प्रतिष्ठापना न्याय पर की गई है, उस प्रतिष्ठापना का खंडन किया गया है बुद्धिस्ट न्याय की चिंतन परंपरा में। और बुद्धिस्ट न्याय की चिंतन की परंपरा का जो आधारभूत ग्रंथ है, वह है वैदल्य सूत्र। अर्थात गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा का जो आधारभूत ग्रंथ है न्याय सूत्र, उस न्याय सूत्र का खंडन जो है वैदल्य सूत्र में आचार्य नागार्जुन के द्वारा किया गया है। फिर न्याय सूत्र पर न्याय सूत्र का मंडन एवं वैदल्य सूत्र का खंडन करने के लिए जो चिंतन की परंपरा दिखाई देती है, न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा जाता है। वह भाष्य आचार्य वात्स्यायन का है। इसमें बुद्धिस्ट न्याय की चिंतन परंपरा का खंडन और गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा का मंडन किया गया है। बाद में इस न्याय सूत्र भाष्य पर भी, न्याय सूत्र भाष्य का खंडन उधर जो है बुद्धिस्ट न्याय की चिंतन परंपरा में दिखाई देता है, जिसमें हम कहते हैं दिंगनाद का प्रमाण समुच्चय ग्रंथ लिखा गया। बाद में प्रमाण समुच्चय का जो है गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा में महर्षि उद्योतकर के द्वारा न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक लिख करके जो है भाष्य न्याय सूत्र भाष्य को मंडित किया और बुद्धिस्ट न्याय की चिंतन परंपरा का उसमें जो है खंडन किया गया। पुनः बाद में जब प्रमाण वार्तिक लिखा गया धर्म कीर्ति के द्वारा, अर्थात प्रमाण समुच्चय का जो है मंडन करके
न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक का खंडन करके तब जो है गौतमी न्याय की चिंतन की परंपरा में जो है वह वाचस्पति मिश्र के द्वारा न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका का ग्रंथ लिखा गया। और बाद में यही चिंतन की परंपरा आगे बढ़ती है और 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य के द्वारा न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक पर हम कह सकते हैं कि तात्पर्य न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका पर न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि का ग्रंथ लिखा गया 10वीं शताब्दी में महर्षि हम कह सकते हैं महान नैयायिक उदयनाचार्य के द्वारा। और यही से जो है नव्य न्याय भाषा की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात नव्य न्याय भाषा का जो उद्भव हुआ है उस उद्भव की जो पृष्ठभूमि है कि गौतमी न्याय में जो कुछ कहा गया उसको बुद्धिस्ट नैयायिकों ने खंडित किया, फिर बुद्धिस्ट नैयायिकों में जो कुछ कहा गया गौतमी नैयायिकों ने खंडित किया, और बाद में देखा गया कि यह परंपरा अनवरत चलती रहेगी, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। तो उदयनाचार्य ने सोचा कि अब ठीक है, तत्व मीमांसा पर बहुत विचार हो गया, प्रमाण मीमांसा पर बहुत विचार हो गया, यह जो तर्क की चिंतन जो शास्त्रार्थ की चिंतन की परंपरा है यह अनवरत चलती रहेगी और हम कहीं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, अर्थात हमें तत्वावबोध नहीं होगा, अर्थात हम तत्वान्वेषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक समस्या है इस शास्त्रार्थ में। वह समस्या क्या है? वह समस्या है भाषागत समस्या, अर्थात भाषा हमारे पास परिष्कृत एवं परिमार्जित नहीं है, भाषा हमारे पास तार्किक नहीं है, और इसीलिए जो भी हम शास्त्रार्थ करते हैं या जिसकी हम प्रतिष्ठापना करते हैं हमारे विरोधियों के द्वारा उसका खंडन कर दिया जाता है। इसलिए मिथिला के नैयायिकों ने एक ऐसी भाषा को हम कह सकते हैं उत्पन्न किया, आविष्कार किया, जो बाद में वह भाषा गंगेशो उपाध्याय के द्वारा नव्य न्याय भाषा के रूप में पूरे दिगंत में जानी गई। तो नव्य न्याय भाषा का उद्भव ही हुआ था कि जो शास्त्रार्थ में जो जल्प है, शास्त्रार्थ में जो वितंडा है, उस जल्प और वितंडा का निरसन हो जाए, अर्थात जो शास्त्रार्थ हो वह वाद परंपरा तक सीमित रहे, अर्थात जो शास्त्रार्थ हो उस शास्त्रार्थ में संवाद ही हो, उसमें जो जल्प हो या वितंडा हो उसका निरसन कर दिया जाए। इसके लिए एक तार्किक भाषा को उन्होंने आविष्कृत किया, वह तार्किक भाषा ही नव्य न्याय भाषा के रूप में जो है जानी गई। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह जो तार्किक भाषा है, यह तार्किक भाषा जो है न्याय पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, और इस तार्किक भाषा में जो कहा जाता है उसका उतना ही अर्थावबोध होता है। इसीलिए नव्य न्याय भाषा को अर्थ परिच्छिन्ना भाषा कहा जाता है। इट मैप्स द रियलिटी। नव्य न्याय भाषा में हम जिस तत्व का विचार करेंगे या हम नव्य न्याय भाषा में जो हम संवाद करते हैं, उस संवाद में, उस विचारों की प्रतिष्ठापना में, विचारों के आदान प्रदान में कहीं भी द्वंद्व नहीं रहता। हम कह सकते हैं कहीं पर जो है संशय नहीं रहता, कहीं पर श्लेष नहीं रहता, क्योंकि नव्य न्याय भाषा पूर्णतः तर्क पर आधारित भाषा है। नव्य न्याय भाषा के जितने शब्द हैं वह सारे शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, अर्थात उन शब्दों का जो अर्थ होता है वह अर्थ नियत होता है, निश्चित होता है, और इसीलिए नव्य न्याय भाषा में हम जिसकी भी प्रतिष्ठापना करेंगे वह उतना ही परिष्कृत एवं परिमार्जित होगा, उसमें भाषागत संशय नहीं रहेगा, उसमें जल्प और वितंडा का अभाव रहेगा, उसमें हम जिसकी भी स्थापना करना चाहेंगे, जिस वस्तु के बारे में बताना चाहेंगे, उस वस्तु को हम एज इट इज रूपांतरित कर सकते हैं उस भाषा में। तो नव्य न्याय भाषा यद्यपि यह संस्कृत की ही भाषा है, इसकी पदावली संस्कृत की है, लेकिन यह भाषा संस्कृत की एक विशिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। जहां संस्कृत की भाषा सामान्य संस्कृत की भाषा कही जाती है या सामान्य शास्त्रीय भाषा कही जाती है, वहीं नव्य न्याय की भाषा संस्कृत की एक विशिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। क्योंकि सामान्य संस्कृत की भाषा जो है वह हम कह सकते हैं कि वो जो है विदाउट नॉन बिगिनिंग है, अर्थात वह दिव्य भाषा है, उसका कोई
आविष्कार करता नहीं है, उसका कोई क्रेता नहीं है, उसका कोई निर्माण करता नहीं है, वह विदाउट नोन बिगिनिंग है, अनादि है, अनिधन है। लेकिन यदि नव्य न्याय भाषा को देखेंगे तो पूरे विश्व में एक ऐसा ही उदाहरण दिखाई देता है जिसको हम नव्य न्याय भाषा कहते हैं, जिसको मनुष्यों ने उत्पन्न किया। दुनिया की सारी संस्कृत, सारी भाषाएं जिसमें संवाद होता है, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से संवाद स्थापित करता है, या जिस पर ज्ञान की परंपरा विकसित होती है, वो सारी भाषाएं जो हैं वो प्राकृतिक हैं, अर्थात विदाउट नोन बिगिनिंग है। उन भाषाओं को मनुष्यों ने उत्पन्न नहीं किया, लेकिन नव्य न्याय भाषा ही पूरी दुनिया में एक ऐसी भाषा है जिसको मनुष्यों ने उत्पन्न किया, जिसका हम कह सकते हैं आविष्कार किया गया। और वह आविष्कार करता कौन थे? मिथिला के नैयायिक थे। इसीलिए अगर अंग्रेजी में कहें कि ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर नेचुरल लैंग्वेजेस, बट द नव्य न्याय लैंग्वेज is the artificial language which is created by the human being। तो हम सभी को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में नव्य न्याय भाषा को देखा जाए तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत की धरती पर भारत के नैयायिकों ने, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी भाषा का आविष्कार किया जो अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिकी है, बहुत ही परिष्कृता है, बहुत ही परिमार्जिता है, जिसमें संशय नहीं रह जाता, जिसमें श्लेष नहीं रह जाता। अर्थात वह भाषा अर्थ परिच्छिन्ना भाषा है। इट मैप्स द रियलिटी। विश्व की सारी भाषाएं जिसमें संवाद होता है, उन भाषाओं में अपवाद दिखाई देते हैं, विकार दिखाई देते हैं, लेकिन नव्य न्याय भाषा में कोई अपवाद नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो इसी बिंदु को, इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके उदयनाचार्य ने 10वीं शताब्दी में नव्य न्याय भाषा का आविष्कार किया। और उनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है, जो गौतमी न्याय की चिंतन परंपरा का ग्रंथ है, जिसे हम कहते हैं न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि। आप देखेंगे कि जो न्याय की चिंतन परंपरा है, जो 550 ईसा पूर्व से महर्षि गौतम से उत्पन्न होती है, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा, फिर आचार्य वात्स्यायन ने उस पर न्याय सूत्र भाष्य लिखा, फिर उद्योतकर ने न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक लिखा, और उसके बाद वाचस्पति मिश्र ने न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका लिखा, और बाद में उदयनाचार्य ने न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि नामक ग्रंथ लिखा। यह जो है न्याय की चिंतन परंपरा या वैदिकी न्याय की चिंतन परंपरा है। और न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि से ही नव्य न्याय भाषा प्रारंभ होती है। और नव्य न्याय भाषा में जितने भी शब्द हैं, वो सारे शब्द अपने आप में पारिभाषिक शब्द हैं। और चूंकि पारिभाषिक शब्द हैं, इसलिए उन शब्द का वही अर्थ होता है जो बताया गया है, जो मिथिला के नैयायिकों ने बताया है। अब इससे क्या हुआ? इससे शास्त्रार्थ में एक प्रकार का जो है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है, एक नई प्रविधि का उद्भव हुआ नव्य न्याय भाषा से, कि अब नव्य न्याय भाषा में जो शास्त्रार्थ होगा उसमें जल्प नहीं रहेगा। जल्प का मतलब वही टू विन द डिबेट, या उसमें वितंडा नहीं रहेगा, टू डिस्ट्रॉय द डिबेट। अर्थात उसमें शास्त्रार्थ में जो संवाद होगा, वह संवाद से जो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वह तात्विक रहेगा, वह तत्वान्वेषण की प्रविधि रहेगी। अर्थात संवाद होगा शास्त्रार्थ में, जिसको हम वाद ग्रंथ कहते हैं। बाद में इसी नव्य न्याय भाषा के उद्भव से ही न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का आपस में एकीकरण दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, अर्थात न्याय वैशेषिक दर्शन आपस में समुच्चयात्मक दर्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें न्याय और वैशेषिक, जैसे न्याय के जो 16 पदार्थ थे उसको हटा करके नव्य न्याय की चिंतन परंपरा में वैशेषिक के 7 पदार्थों को जो है स्थान दिया गया। और वैशेषिक में जो है जो 2 प्रमाण थे उसको हटा करके न्याय के 4 प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को नव्य न्याय भाषा में स्थान दिया गया। और नव्य न्याय भाषा एक ऐसी परिष्कृत एवं परिमार्जित और हम कह सकते हैं कृत्रिमा भाषा को अपनाया गया।
और इन्हीं 3 बिंदुओं पर जो हमारे यहाँ दर्शन का उद्भव हुआ, जिसको हम न्याय वैशेषिक फिलॉसफिकल सिस्टम कहते हैं या उसको नव्य न्याय दर्शन कहते हैं। और उदयनाचार्य के इसी मत को और प्रतिष्ठापित करते हुए नव्य न्याय चिंतन की परंपरा को परिष्कृत एवं परिमार्जित करते हुए मिथिला के ही नैयायिक गंगेशो उपाध्याय ने जो है तत्व चिंतामणि ग्रंथ को लिख करके नव्य न्याय भाषा की चिंतन परंपरा को या न्याय वैशेषिक दर्शन की चिंतन परंपरा को हम एकदम पुनः जो है इस विद्वत जगत में प्रतिष्ठापित किया। हम कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठापित किया। और बाद में इसी गंगेश्वर उपाध्याय की चिंतन परंपरा जो आपको तत्व चिंतामणि में दिखाई देती है, और बाद में इस पर विधित ग्रंथ लिखा गया रघुनाथ शिरोमणि के द्वारा। ये रघुनाथ शिरोमणि वही थे जो मिथिला में आकर के जो है न्याय को पढ़ा और बाद में जो है नदिया में जाकर के वासुदेव सार्वभौम ने जो है नदिया में जाकर के एक नव्य न्याय पीठ या नव्य न्याय यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और वहीं पर जाकर के उन्होंने भी जो है न्याय वैशेषिक दर्शन और जो है नव्य न्याय के दर्शन को पढ़ा, और बाद में जो है गंगेशो उपाध्याय के जो है तत्व चिंतामणि ग्रंथ पर जो है उन्होंने दीधित टीका लिखा। और इसी तरह से जो है फिर ये जो दीधित टीका पर अन्य टीकाएं लिखी गई, और गदाधर भट्टाचार्य की गादाधरी हम लोग जानते हैं, जगदीश तंकालंकार की जागदीशी जानते हैं। और यह नव्य न्याय की चिंतन की परंपरा न केवल न्याय दर्शन तक, न केवल वैशेषिक दर्शन तक, या हम कह सकते हैं न केवल न्याय वैशेषिक दर्शन तक सीमित रही, अपितु अपने शास्त्रार्थ में, अपने तात्विक चिंतन में इस नव्य न्याय भाषा को न्याय वैशेषिकेतर जो दार्शनिक थे उन्होंने भी इस दर्शन को, इस भाषा को अपने शास्त्रार्थ में, ग्रंथों के निर्माण में अपनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, जिसको हम मध्यकालीन भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा कहते हैं, मध्यकालीन भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा जो है नव्य न्याय भाषा की चिंतन परंपरा से जो है पल्लवित, पुष्पित और आगे बढ़ती। चाहे वह दर्शन जो है, हमारे यहाँ बरसात हो रही है इसलिए जो है लाइट जो है कटती जा रही है, क्षमा करिएगा, इसके लिए मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन लाइट आ जाएगी जल्दी। तो जो मध्यकालीन भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा है, चाहे वह न्याय वैशेषिक दर्शन की चिंतन परंपरा हो, चाहे वह व्याकरण शास्त्र की चिंतन की परंपरा हो, चाहे वह साहित्य शास्त्र की चिंतन परंपरा हो, चाहे वह वेदांत की चिंतन परंपरा हो, साक्षात या परंपरागत रूप से इस नव्य न्याय भाषा को स्वीकार किया। अर्थात यह नव्य न्याय भाषा इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी व्यापक हुई, इतनी जो है पॉपुलर, जिसको कहते हैं लोकप्रिय हुई, कि यह नव्य न्याय भाषा जो है न केवल न्याय वैशेषिक दार्शनिकों तक सीमित रह गई, अपितु वैयाकरणों ने भी, जैसे हम जानते हैं नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ जो है लघु शब्देन्दुशेखर, बृहत् शब्देन्दुशेखर ग्रंथों में, और इसी तरह से नव्य वेदांत की परंपरा दिखाई देती है अद्वैत वेदांत में। इसी तरह से जो है काव्य शास्त्र में भी जो है रसगंगाधर जैसे ग्रंथ लिख करके जो है नव्य न्याय भाषा को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने का जो है एक कारण था कि यह भाषा इतनी ही वैज्ञानिकी है, इतनी परिष्कृता है, इतनी परिमार्जिता है कि इसमें जो भी तत्व ज्ञान होगा या इसमें जो भी विषय वस्तु की प्रतिष्ठापना की जाएगी उसमें जल्प और वितंडा नहीं रहेगा। उसमें कहीं न कहीं जो ज्ञान होगा वह यथार्थ ज्ञान होगा, अर्थात वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता वही समझेगा, या श्रोता नव्य न्याय भाषा में जो कहना चाहता है वक्ता वही समझेगा। वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद स्थापित होगा, वक्ता एवं श्रोता के बीच में विसंवाद स्थापित करने का पूर्णतः अभाव रहेगा। इसीलिए जितना भी 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में ग्रंथ निर्माण की चिंतन परंपरा संस्कृत में दिखाई देती है, जो आज पांडुलिपियों में उपस्थित है या कुछ ग्रंथ प्रकाशित हैं, चाहे वह टीका की परंपरा हो, चाहे वह भाष्य की परंपरा हो, चाहे वह उपटीका की परंपरा हो, चाहे वह सोपज्ञ वृत्त की चिंतन की परंपरा हो, साक्षात या परंपरागत रूप से नव्य न्याय भाषा से अनुप्राणित है। इसीलिए यदि नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को हम नहीं जानेंगे तो हम 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच का जो भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा है, उस भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा से हम पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाएंगे।
इसलिए आवश्यकता है, अपरिहार्यता है आज के इस युग में 21वीं शताब्दी में नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को जानने की। यदि हम नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को नहीं जानेंगे तो लगभग 1000 साल का जो हमारा जो भारतीय शास्त्रीय चिंतन परंपरा है, जिसे हम भारतीय बौद्धिक ज्ञान की परंपरा या भारतीय ज्ञान की परंपरा कहते हैं, या संस्कृत ज्ञान की परंपरा कहते हैं, या संस्कृत शास्त्रीय चिंतन की परंपरा कहते हैं, उस शास्त्रीय चिंतन की परंपरा से हम लगभग अनभिज्ञ हो जाए। इसलिए मूक के द्वारा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को जानना नितांत आवश्यक है। यदि हम 1000 साल का जो है अपना शास्त्रीय ज्ञान उस पर फर्दर रिसर्च करना चाहेंगे या उसको हम अच्छी तरह से जानना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी अगर एमए में साहित्य लेते हैं तो रसगंगाधर उनके लिए दुष्कर ग्रंथ होता है। दुष्करता का कारण क्या है? दुष्करता का कारण है कि हम अवच्छेदक, अवच्छिन्न विषय, विषयता, प्रतियोगिता, अनियोगिता, जाति, व्यक्ति, इन सब के संबंधों को नहीं जानते। और गंगाधरकार ने अपने साहित्य शास्त्र की प्रतिष्ठापना में, साहित्य शास्त्रीय तत्वों की प्रतिष्ठापना में कहीं न कहीं लक्षण में जो है नव्य न्याय भाषा का प्रयोग किया है। इसीलिए हम नव्य न्याय भाषा का ज्ञान नहीं जानते, नव्य न्याय भाषा का ज्ञान नहीं है, उसकी प्रविधि का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए गंगाधर जो है आधुनिक विश्वविद्यालयों में जो साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए दुरूह ग्रंथ बना रहता है। इसी तरह से यदि नव्य व्याकरण को हमें पढ़ना है या हमें जो है नव्य न्याय भाषा में, न्याय वैशेषिक दर्शन में तर्क संग्रह, तर्क भाषा भी जैसे ग्रंथ हैं, वहां भी कहीं कहीं अवच्छेदक, अवच्छिन्नता, विषय, विषयता, प्रतियोगिता, अनियोगिता जैसे शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। यदि हम उनकी प्रविधि को नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से उस वाक्य में क्या कहा गया है उसके विज्ञान को नहीं जान सकते, हमें उसका अर्थावबोध नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने शास्त्रीय ग्रंथों के सम्यक अवबोधन हेतु वास्तव में कहा क्या गया है उसके ज्ञान के लिए नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को जानना आज के समय नितांत आवश्यक है। बहुत सारी पांडुलिपियां भी ऐसी दृष्टिगत होती हैं जिस पर हम लोग पाठ भेद समीक्षात्मक संपादन एवं अध्ययन करना चाहते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी शोध कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नव्य न्याय भाषा का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए वो पांडुलिपियों का उन पांडुलिपियों का पाठ भेद समीक्षात्मक संपादन एवं अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में नव्य न्याय भाषा में उसकी प्रविधि को की महत्ता है, उसे हमें जानना है। अब हम एक दो उदाहरण से आपको नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को बताएंगे और उसके बाद कैसे मूक के द्वारा कैसे नव्य न्याय भाषा प्रविधि का पर जो है कोर्स का निर्माण किया जा सकता है, या कुछ लोगों ने किया भी है ईपीजी पाठशाला इत्यादि में, और हमें उसे क्यों समझना है, जानना है, इस पर विचार करेंगे एक दो उदाहरण से कि नव्य न्याय भाषा की प्रविधि है क्या। उन उदाहरणों से हम थोड़ा सा अपने को जानने का प्रयास करेंगे। एक स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड आ गया है आप लोगों के समझ थोड़ा सा मुझे कंफर्म करिएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। ये ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा है? नहीं, एक मिनट। ये मैं जो लिख रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ओके,
उसके लिए संभवतः विपिन यहाँ पीपीटी भेजना पड़ेगा ना। मैं पीपीटी से नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड से मैं अच्छा उसके लिए आपको कैमरा चाहिए। एक्चुअली आप अगर पीपीटी यहाँ भेज देते तो हम लोग डिस्प्ले कर देते। नहीं, व्हाइट बोर्ड यूज करना चाह रहे हैं ये। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो आया क्या लिए व्हाइट बोर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? नहीं 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 हो पाएगा, वो संभव नहीं है। अच्छा संभव क्यों नहीं है? तो गूगल वो मीट आपको एक अलग से कैमरा भी रखना पड़ेगा। बोर्ड पर कुछ लिखना तो पढ़ रहा चाहते है हैं? कुछ? दिखाई पड़ रहा है क्या? जी 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 जी। देखिए मैं नहीं, जो व्हाइट बोर्ड नहीं है। आपका वो दिख रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है? मैंने काव्यत्वम लिखा है। नहीं 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 गुरुजी, यहाँ पर फाइल नहीं, दिखाई नहीं, दे नहीं। रहा है, सभी फाइल हैं। अच्छा फाइल दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक बार प्रवाह आपका विचार का बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा है वो प्रवाह आप मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्रविधि की ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्स है तो ट्रेनिंग भी थोड़ी सी हो जाती। उसके लिए आपको यहाँ पीपीटी भेज देते तो वहां से, यहाँ से हम लोग आपको डिस्प्ले करते, सबको डिस्प्ले होता, फिर वो आप वहां से बस बोलते रहते, अभी भी जैसे कि हम लोगों ने कल किया था। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं। वो संभव नहीं है। एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ। गूगल मीट पे तो हो जाना चाहिए था। लास्ट बार मैं ट्राई करता हूँ फिर। स्क्रीन तो आ गई ना? स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। इंटायर स्क्रीन आपने किया है, वो शेयर हो रही है। अच्छा हाँ, अभी व्हाइट बोर्ड आया। आ गया। आ गया। थैंक्स एकदम। थैंक्स गॉड। चलिए अंतिम बार सही। हाँ हाँ चलिए। नव्य न्याय भाषा की प्रविधि को थोड़ा सा उदाहरण से समझें कि नैयायिकों का कहना क्या है। नैयायिक कहते हैं कि किसी भी भाषा में जो किसी वस्तु का हमें ज्ञान करना है, तो उस ज्ञान का हमें तात्विक अगर ज्ञान करना है, जिसको कहते हैं एज इट इज नॉलेज करना है, तो उस ज्ञान के लिए तीन तत्व का हमें पहले ज्ञान होना चाहिए। एक ज्ञान है जिसको हम कहते हैं धर्म, कि उस वस्तु का धर्म क्या है, और दूसरा जो है धर्मिन, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टी होल्डर, और तीसरा है कि उसमें संबंध कैसा है। आप कुछ लिख रहे हैं क्या? लिख रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, व्हाइट, एकदम बिल्कुल व्हाइट है। बिल्कुल व्हाइट है। वो संभव नहीं है। अच्छा अब लिख रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखना लिखा अभी नहीं आ रहा है। नहीं गुरुजी, नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या गूगल मीट ही तो है ना? आम अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलता हूं, छोड़ देता हूं, लिखूंगा नहीं। तो नव्य न्याय भाषा में अगर हमें नव्य न्याय भाषा के लोगों का यह जो है, यह प्रतिष्ठापना है, यह हाइपोथेसिस है कि अगर हमें किसी भी वस्तु का भाषा में रूपांतरण करना है, तो उसके लिए तीन तत्व को हमें जानना होगा। एक तो उस वस्तु का धर्म क्या है, जिसको हम यूनिक प्रॉपर्टी कहते हैं, असाधारण धर्म कहते हैं। दूसरा वह वस्तु कैसी है, अर्थात धर्मी क्या है। और तीसरा जो है तत्व है संबंध, धर्म और धर्मी के बीच में संबंध। अगर हम तीनों तत्वों को जान लेंगे तो वह भाषा में स्वतः रूपांतरित हो जाएगी, अर्थात वह वस्तु भाषा में स्वतः अभिव्यक्त हो जाएगी और उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। जैसे जैसे अगर कहें कि घटा, अयम घटा, तो अगर घट को जानना है, तो घट को जानना है तो पहले घट के धर्म को जानिए, और फिर उस धर्म का धर्मी कौन है उसे जानिए, और तीसरा जो है उस धर्म और धर्मी में किस प्रकार का संबंध है।
जैसे घट यहां पर धर्मी है, घट का जो असाधारण धर्म आप कह सकते हैं, घट का जो है सामान्य धर्म है, वह जो है घटत्व है। और घटत्व और घट का जो कैसा संबंध है, जाति और व्यक्ति का संबंध है, तो उस संबंध जो है समवाय संबंध है। अगर तीनों तत्वों को हम जान गए तो घट को हम भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं। बुद्धिस्ट नैयायिक जो थे, उनका क्लेम था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो वास्तविक सत्ता है, जिसको हम पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है, वह स्वलक्षणात्मिका है। अर्थात स्वलक्षण को हम भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा जो है उसकी अपनी एक सीमा होती है। नव्य नैयायिकों ने इन बुद्धिस्ट नैयायिकों का खंडन किया, कहा नहीं, नव्य न्याय में या हम न्याय की भाषा में जो है हम अल्टीमेट रियलिटी या वास्तविक या पारमार्थिक सत्ता है, उसका हम एज इट इज ज्ञान भी कर सकते हैं और उस ज्ञान को एज इट इज हम लोगों के बीच में अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से न्याय वैशेषिक और बुद्धिस्ट नैयायिकों का यह आपस में मतभेद था। माने बुद्धिस्ट नैयायिकास are saying that the ultimate reality cannot be expressed into the language. The ultimate reality can be known only, it can be realized only, because ultimate reality is auto-established reality. On the other hand, Navya Naiyayikas are saying that the ultimate reality can be known as it is and it can be expressed as it is if you are having the systematic and scientific language that is named as Navya Nyaya language. तो कहते हैं कि नव्य न्याय भाषा में जो है, अगर धर्म धर्मी और उनके संबंधों को हम जान गए तो किसी भी वस्तु को हम नव्य न्याय भाषा में उसी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यही कारण है, इसी नव्य न्याय भाषा के इसी महात्म्य को स्वीकार करके यह भाषा सिर्फ नव्य नैयायिकों तक सीमित नहीं रही। यह भाषा जो है बाद में अद्वैत वेदांतियों ने इस भाषा को स्वीकार किया, वैयाकरणों ने भी इस भाषा को स्वीकार किया, मीमांसकों ने भी स्वीकार किया और साहित्य शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया। एक उदाहरण आपको रसगंगाधर का देता हूं। रसगंगाधर में जब रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम कहा जाता है तो बाद में कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ की रमणीयता है क्या? कहते हैं रमणीयता चलोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। अब अगर नव्य न्याय भाषा की हम प्रविधि को नहीं जानते तो हम रमणीयता चलोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता को नहीं समझ सकते हैं। देखिए रमणीय क्या है? रमणीय है अर्थ। तो अर्थ का रमणीय के साथ विशेष जो है क्या है? आपस में विशेषण है, अर्थात अर्थ विशेष है और रमणीय जो है उसका विशेषण है। विशेष विशेषण भाव सब संबंध है। और इस रमणीय अर्थ का प्रतिपादक कौन है? इस रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो है शब्द है, अर्थात शब्द और रमणीय अर्थ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। अब कहते हैं कि रमणीय में रमणीयता रहती है। वह रमणीयता जो है, रमणीय का जो है जाति है, वह हम कह सकते हैं कि आहरित धर्म है, क्रिएटेड प्रॉपर्टी है जो उस रमणीय में रहती है। प्रश्न होता है रमणीयता रमणीय में किस संबंध से रहेगी? तो कहे कि रमणीयता जो है रमणीय में स्वरूप संबंध से रहती है। अब रमणीय अर्थ जो है, इस रमणीय अर्थ जो है क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम में रमणीय अर्थ विषय है और जो है उसका जो ज्ञान हमें होता है वह विषयी है। अर्थात रमणीयार्थ जो है ज्ञान है, रमणीयार्थ जो है विषय है और उसका ज्ञान जो है विषयी है। दोनों में विषय विषयी भाव संबंध है। अब इस रमणीयार्थ, अगर रमणीयार्थ ज्ञान का विषय है तो उसका एक आहरित धर्म होता है जिसको हम विषयता कहते हैं। तो रमणीयार्थ विषय हुआ और उसका जो क्रिएटेड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम विषयता कहते हैं, वह विषय और विषयता में कैसा संबंध है? स्वरूप संबंध है। और यही जो विषयता है, यह विषयता ही रमणीयता है। रमणीयता
विषयता में तादात्म्य संबंध है, और वह विसरणीयता और विषयता किसकी है? वो ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान का विषय रमणीयार्थ है और उस रमणीयार्थ की जो विषयता है वह ज्ञान की गोचरता है। गोचरता से तात्पर्य विषयता से है। क्योंकि मैं इसकी प्रविधि को समझाना चाह रहा था व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करके, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते थे। शब्दों से कहने से हमें संतोष नहीं होता कि हम अपनी बात को आपको अच्छी तरह से बता पा रहे हैं, लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता तो निश्चित रूप से आप लोग इसको समझ जाते। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। अब रमणीयार्थ, रमणीयता जो लोकोत्तर आह्लादजनक ज्ञान गोचरता में क्या है कि ज्ञान की विषयता है, ज्ञान विषयी है, और गोचरता क्या है? गोचरता उस ज्ञान का, ज्ञान की विषयता है। अगर गोचरता उस ज्ञान की विषयता है तो प्रश्न होता है कि उस ज्ञान का विषय क्या है? उस ज्ञान का विषय है रमणीयार्थ, और उस रमणीयार्थ का जो प्रतिपादक होगा वह शब्द होगा। यह पंडित राज जगन्नाथ का चिंतन है नव्य न्याय भाषा में रसगंगाधर या काव्य शास्त्र के तत्वों के संदर्भ है। इसी तरह से पंडित राज जगन्नाथ जब काव्य का 3 विशेष लक्षण देते हैं, 3 विशेष लक्षणों में भी नव्य न्याय भाषा का वो प्रयोग करते हैं। नव्य न्याय भाषा की प्रविधि के ज्ञान के विज्ञान के बिना आप उन तीनों लक्षणों को सम्यकतया नहीं जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण को, एक जो उन्होंने विशेष लक्षण में जो उनका जो दूसरा जो काव्य का लक्षण नव्य न्याय भाषा में दिया गया है वो मैं आपको आपके समक्ष रखता हूं। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रसगंगाधर में नव्य न्याय भाषा में कहते हैं कि यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकता अवच्छेदकम तत्वम। अब नव्य न्याय भाषा की प्रविधि के ज्ञान के बिना इस नव्य न्याय भाषा की इस पंक्ति को हम नहीं समझ सकते। यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकता अवच्छेदकम तत्वम में यत से तात्पर्य शब्द है। शब्द से प्रतिपादित क्या है? शब्द से प्रतिपादित है अर्थ, अर्थात शब्द और अर्थ में कैसा संबंध है? शब्द और अर्थ में जो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। शब्द प्रतिपादक है और अर्थ जो है प्रतिपाद्य है। अब प्रश्न होता है कि यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम, विषयक क्या है? विषय को निरूपित करने वाला, उसको हम विषयक कहते हैं। अर्थात जो अर्थ है वह अर्थ जो है वह विषय है, और उस विषय को निरूपित करने वाला कोई न कोई विषयी होगा। वह विषयी है भावना। जो भावना का तात्पर्य वही ज्ञान है, वह भावना जो है वही ज्ञान है, वही विषयी है। उस भावना का विषय है अर्थ, और अर्थ का प्रतिपादक है शब्द। अब जब भावना जो है विषयी है तो भावना में एक जो है धर्म उत्पन्न हो जाता है, जो भावना का सामान्य धर्म है, जिसको हम भावनात्व कहते हैं। भावनात्व और भावना में जो है जाति और व्यक्ति का संबंध है, अर्थात भावनात्व जो है वह जो है जाति है और भावना जो है व्यक्ति है, और दोनों में जो संबंध है जिसको हम अयुत सिद्ध कहते हैं, अर्थात समवाय संबंध है। तो यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम, यहां तक हम पहुंच गए। यत का मतलब शब्द, शब्द से प्रतिपादित हुआ अर्थ, अर्थ जो है विषय है किसका? भावना का। भावना जो है वह उस विषय को निरूपित करता है, इसलिए भावना विषयक हुआ। उस विषयक में, भावना में जो उसकी जाति है भावनात्व, वह भावनात्व जो है यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम। अब कहते हैं कि चमत्कार जनकता अवच्छेदकम तत्वम। अब ये कहते हैं कि ये भावना जो है, ज्ञान जो है, रमणीयार्थ का ज्ञान जो है वह क्या उत्पन्न करेगा? कहते हैं रमणीयार्थ का ज्ञान जो है चमत्कार को उत्पन्न करेगा, अर्थात भावना जनिका होगी किसकी? चमत्कार की। वह चमत्कार कैसा है? लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। हम कह सकते हैं लोकोत्तर चमत्कार, लोकोत्तर आह्लाद है। अर्थात वह भावना जो है वह भावना चमत्कार को उत्पन्न करती है, और उस चमत्कार को उत्पन्न करती है, इसलिए भावना जो है उसकी जनिका है, अर्थात भावना कारण है और चमत्कार कार्य है, और दोनों में संबंध है कार्य कारण भाव संबंध।
और चूंकि भावना चमत्कार को उत्पन्न कर रही है, इसलिए भावना हुई चमत्कार जनिका। और चमत्कार जनिका जब भावना हो गई, तो उस चमत्कार जनिका होने के कारण भावना में एक अलग सा नया धर्म उत्पन्न हो गया, जिसको हम कहते हैं चमत्कार जनकता। यह धर्म जो है आहरित धर्म है, क्रिएटेड प्रॉपर्टी है। और यह धर्म उस भावना में कैसे रहेगा, तो यह स्वरूप संबंध से रहेगा। तो भावना में भावना चमत्कार जनिका होने के कारण चमत्कार जनकता एक उसमें धर्म उत्पन्न हो गया, जो उस भावना का जो है क्रिएटेड प्रॉपर्टी है, वह उस भावना में स्वरूप संबंध से रहता है। तो भावना में दो प्रकार के धर्म रहते हैं। एक धर्म है भावनात्व, जो भावना में समवाय संबंध से रहेगा। दूसरा जो धर्म है चमत्कार जनकता, वह उस भावना में स्वरूप संबंध से रहती है। अब प्रश्न होता है कि ये चमत्कार जनकता तो और भी कहीं रह सकती है, इसलिए चमत्कार जनकता को अवच्छिन्न करना पड़ेगा, उसको नियमित करना पड़ेगा, उसको डिलिमिट करना पड़ेगा। तभी जो है हमारा लक्षण जो है वह यथार्थ हो पाएगा, अर्थ परिच्छिन्न कर पाएगा। तो इस जो चमत्कार जनकता है, जो आहरित धर्म है, उस आहरित धर्म को भावनात्म जो सामान्य धर्म है वह अवच्छिन्न करता है, अर्थात उसको नियमित करता है। और इसी को भावनात्म चमत्कार जनकता अवच्छेदकम कहा गया। अर्थात भावनात्म जो है वह चमत्कार जनकता का अवच्छेदक हुआ, और चमत्कार जनकता जो है वह अवच्छिन्न हुई। अब दोनों में अवच्छेदक भाव संबंध हुआ। और इस भावनात्म जो है चमत्कार जनकता की अवच्छेदिका होने के कारण या अवच्छेदक होने के कारण वही भावनात्म ही काव्यत्व है, और जो काव्यत्व से युक्त होगा वह काव्य कहलाएगा। यही काव्य का लक्षण है। अब देख लीजिए, यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्म चमत्कार जनकता अवच्छेदकम तत्व को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम नव्य न्याय भाषा प्रविधि को नहीं जानते। इसीलिए नव्य न्याय भाषा की प्रविधि का ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए मैंने जब मैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में था, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी अच्छी तरह से जानते हैं, वहां मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में। तो मैंने एक नव्य न्याय भाषा पर आधारित मूक के कोर्स को प्रस्तावित किया था। उसी मूक के कोर्स को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गया महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। बीच में कोरोना काल आ गया तो आगे बढ़ नहीं पाया हूं। तो मैं आपके समक्ष जो है नव्य न्याय भाषा पर आधारित पांडिचेरी विश्वविद्यालय में जब मैं मूक के प्रस्ताव को जो है मैं प्रस्तावित किया था, वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आई होप, मैं देखता हूं कि हो सकता है कि वो आप सबके समक्ष वो दिखाई दे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वॉइस नहीं, नहीं आ रही? voice नहीं। अच्छा, एक बार देख लीजिए। बोलूं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है?
ध्वनि न आगच्छति। अच्छा, अब आ रही है। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यश्च मदीयांसि भूयांसि नमांसि। अहम डॉक्टर अनिल प्रताप गिरिः पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य सहायक आचार्यरूपेण सेवारतो अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षं नव्य न्याय लैंग्वेज एंड मेथोडोलॉजी अथवा नव्य न्याय भाषा प्रविधिश्च इति विषयम् अधिकृत्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमं सामोदं प्रस्तौमि। अयं पाठ्यक्रमः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन निर्दिष्टां विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणालीं पुरस्कृत्य स्नातक कक्षायाः तृतीय सत्रस्य छात्राणां कृते निर्दिष्टमानो वर्तते। अयं पाठ्यक्रमः 3 क्रेडिट इत्यात्मको वर्तते। अयं पाठ्यक्रमः ये लिंक शेयर कर दिया जा रहा है। अब चूंकि समय हमारा लगभग अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रश्न जो अगर आपके मन में कोई हो ऑडियंस से, क्योंकि उसके लिए भी हमारा 10 मिनट रहता है, तो प्रश्न अगर कुछ है तो आप इनसे प्रश्न अपना रख सकते हैं, उपस्थापन कर सकते हैं। लिंक जो है वो यहाँ पर चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जो ये पूरा नवीन न्याय भाषा से संदर्भित जो भी आप देख रहे थे। प्रश्न अगर किसी को है तो अगले 5 मिनट अपने पास अवसर है। डॉक्टर विपिन, हाँ सर। मेरे मन में कुछ प्रश्न भी हैं। सबसे पहली बात है कि जिस सुंदरता से अनिल गिरी ने अपनी बात रखी, अद्भुत है। इनको तो इसके लिए जितना भी बधाई दी जाए बहुत कम है। हमने ये देखा कि बहुत 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने कही, और उसमें मेरे प्रश्न भी हैं। जैसे एक उदाहरण आपने दिया कि जो नव न्याय भाषा है ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, इसको गढ़ा गया है, बनाया गया है। एक तो बात आपने ये की। इसके पहले आपने कहा कि ज्ञान की भारत में 2 परंपरा रही थी, एक वैदिक और एक अवैदिक। उसको विद्वानों ने श्रमण और ब्राह्मण परंपरा के रूप में भी देखा है। लेकिन मैं आपकी बात लेके चलता हूं कि एक वैदिक परंपरा रही है, एक अवैदिक परंपरा रही है। वैदिक परंपरा में आपने देखा कि लगभग 5 स्कूल हैं जो महत्वपूर्ण स्कूल हैं, जिसमें हम लोग सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं, विशेषिका की चर्चा करते हैं। उसके बाद से हम उसमें मतलब मीमांसा की बात करते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा की हम बात करते हैं। और जो उसके बाद से जो 3 और हैं जो गैर बौद्धिक हैं, उसमें चार्वाक दर्शन है, और उसके बाद से जैन दर्शन है और बौद्ध दर्शन है। तो आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही जो बहुत कि वेद जो है ना, इसका मतलब है कि वेद की भाषा वो नेचुरल है, वो डिवाइन है, वो रिवील्ड है, वो आसमानी है। मतलब कहने के 3 अर्थ निकलते हैं, यानी कि उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो मतलब नेचुरल है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आपने ये भी कहा कि जो ये नव भाषा जो है, नव न्याय भाषा, ये वैदिक परंपरा से आती है। तो क्या ये वेद के उस बात को स्वीकार करती है कि नहीं, कि ये मतलब वो देव भाषा या अपौरुषेय है या नेचुरल है या डिवाइन है? अगर वो उसको स्वीकार करती है तो ये किस तरीके से मतलब नवनिर्मित हो जाती है? क्या कुछ कंट्रडिक्शन नहीं दिखाई दे रहा है? एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने इतना बढ़िया तरीके से समझाया, मैंने देखा कि इतने ही कम समय में आपने पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास को रेखांकित कर दिया। आपने इतिहास 5000 साल 5 ईसा पूर्व आप चले गए, जहां की आपने सारे विद्वानों की चर्चा की, जिसमें कि आपने गौतम की चर्चा की, जिसमें मैं यही जोड़ना चाहता हूं, गौतम बुद्ध का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपने दिखाया। और 1000वीं सदी में आ जाते हैं, जो शंकराचार्य के बाद वाली यानी मध्य युग का समय आ जाता है।
और जब आप आज चर्चा कर रहे हैं 2024 में, तो आप आधुनिक को भी लेके चल रहे हैं और आधुनिक संदर्भ में तो आप जैसे विद्वान इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न था कि, और एक और मैं पूछना चाहूंगा कि सेल्डन शैलोक अगर अमेरिकन है, जो अमेरिकन ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, एक तो वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म है, एक अमेरिकन ओरिएंटलिज्म है। तो वहां एक बड़ा आंदोलन चलाया गया इस बीच में, लगभग 70-75 साल, जिसके चलते संस्कृत शिकार रही है। वहां उन्होंने ये दिखाया कि संस्कृत एक रिप्रेसिव लैंग्वेज है और संस्कृत एक रिचुअलिस्टिक लैंग्वेज है, संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है। और उन्होंने ये दिखाया कि जो बौद्ध साहित्य है या जो गैर बौद्धिक है, वो उसी से अन्य प्राकृतिक भाषा या सामान्य भाषाएं हुई तो एक कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, जबकि वो मैं मानता नहीं हूं कि वो जो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं या बुद्धिज्म और जो वेद और अवैदिक के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मत विभेद पैदा हो। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था, तो अगर वो मतलब आर्टिफिशियल है, उसको उन्होंने बनाया है, गढ़ा है, और बहुत अच्छा प्रमाण वाली जो आपने बात की, इसको हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, ये बहुत मतलब आज भी चर्चा हो रही है इस पर। तो मेरा वो जो शंका है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो वैदिक है कि गैर वैदिक है। ये क्या है? बहुत 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 अच्छी जिज्ञासा है सर जो है। और मैंने एक लाइन उसमें और भी जोड़ा कि यह संस्कृत की एक विशिष्ट भाषा है, अर्थात संस्कृत की भाषा तो शास्त्रीय भाषा है, वो प्राकृतिक भाषा है, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, डिवाइन लैंग्वेज कहते हैं। नव्य न्याय भाषा भी संस्कृत की ही भाषा है, लेकिन संस्कृत की एक विशिष्ट भाषा है। अर्थात इस नव्य न्याय भाषा में जो व्याकरण है, नव्य न्याय भाषा के जो शब्द हैं, वो तो पूरा वैदिकी शब्द है, प्राकृतिकी शब्द हैं, लेकिन जो नव्य न्याय भाषा में जो शब्दों के अपना जो संबंध है, वह संबंध जो है नैयायिकों का है। अर्थात संबंध का जो उद्भव किया कि धर्म है और धर्मी है, इस धर्म और धर्मी में जो संबंध होगा, समवाय होगा कि संयोग होगा कि स्वरूप होगा कि परंपरागत होगा कि कालिकी होगा, उस चीज को नव्य नैयायिकों ने बताया कि यही संबंध हो सकता है। और उनका यह तर्क था कि अगर धर्म और धर्मी के बीच में हम एक्यूरेट संबंध को जान लेंगे, रिलेशनशिप को जान जाएंगे, तो धर्म और धर्मी को भी जान जाएंगे, और धर्म और धर्मी को जब जान जाएंगे तो पूरे के पूरे पदार्थ को जान जाएंगे, पूरे के पूरे वस्तु को जान जाएंगे। तो इसीलिए जो शब्द है वो तो संस्कृत के हैं, व्याकरण भी संस्कृत का है, लेकिन जो संबंध है, जो संबंध उन्होंने फिक्स किया, वह संबंध नव्य नैयायिकों के अपने हैं, और वही संबंध ही प्रविधि कहलाता है। इसी संबंध को मैं कहता हूं कि मेथोडोलॉजी। अगर उस नव्य न्याय भाषा की मेथोडोलॉजी को जान जाओगे तो आप उस नव्य न्याय भाषा को जान जाओगे। जब नव्य न्याय भाषा को जान जाओगे तो उस भाषा में जिस वस्तु को बताया गया है, उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा एक सवाल था कि क्या जो वेद की भाषा है, जिसको अपौरुषेय कहा, देव भाषा कहा गया, तो क्या वो अपर्याप्त था कि उसकी एक नए तरीके से उसकी भाषा गढ़नी पड़ेगी? क्या हम स्वीकार करेंगे, या फिर उसी की एक नवीनतम व्याख्या है? जैसे बुद्धिज्म, कोई लोग कहते हैं कि इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम एंशिएंट वैदिक सिस्टम। मैं नहीं मानता हूं। हमारा है कि वो क्या है, वो कोई प्रस्ताव, वो उसमें कंटिन्यूटी है और उसी को कंटिन्यू करता है। जैसे बुद्ध के गुरु कौन थे भाई? बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में जाते हैं, भृगु के आश्रम में जाते हैं। बुद्ध वो उनके आपके मतलब जो अभी आपने गुरु का जो चर्चा की, उनके आश्रम में जाते हैं, जो वेदांत जो वैदिक ऋषि थे, और वहां से तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, पश्चिम के चिंतक या भारत में भी कुछ ऐसे चिंतक हैं जो उनमें बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, जबकि वो ज्ञान की पूरी परंपरा है। तो जो आपने बात कही, बहुत बढ़िया बात की कि इन्होंने नव जो न्याय की व्यवस्था ने क्या किया कि बुद्धिज्म के अंदर और साथ साथ में जो वैदिक चिंतकों के बीच में एक समन्वय, मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास किया। जी, समन्वय के साथ साथ जो सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण काम था कि जो हम शास्त्रार्थ जैसे डिबेट हम जब करते हैं, डिबेट में कभी कभी लोग कुतर्क का प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब कुतर्क जो है भाषा में ही कर रहे हैं, तो कहने लगे कि चूंकि भाषा की अपनी एक सीमा है कि हम शास्त्रार्थ में तात्विक ज्ञान की अपेक्षा हम कुतर्क की तरफ चले जा रहे हैं,
और कुतर्क से फिर वो हम कहते हैं कि जल्प या वितंडा जिसको न्याय में कहते हैं कि हम कहीं कहीं ऐसे भाषा का प्रयोग करना शुरू कर जाते हैं कि हमें अपनी डिबेट को जीतना, अपनी बात को मनवाना है। तो इसमें फिर क्या हुआ कि लगा कि नहीं, एक ऐसी परिष्कृत भाषा को खोजा जाए जिसमें सारे शब्द अपने आप में पारिभाषिक हो, उन शब्द का वही उतना अर्थ हो और वह शब्द जो है संबंधों पर आधारित हो। तो मिथिला के विद्वान क्या मंडल ऋषि और उनकी पत्नी और शंकराचार्य के बीच का की जो दुखांत घटना थी उससे भी लग रहा प्रेरित थे क्या? मिथिला के विद्वान बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जो आपके भी जो शंकराचार्य का समय हो 8वीं शताब्दी के आसपास, वो तो पहले का वही मैं कह रहा हूँ। जो नव्य न्याय का जो इन्वेंशन होता है 10वीं शताब्दी उदयनाचार्य, 10वीं शताब्दी, वही मैं कह रहा हूँ। उनके दिमाग में वो घटना थी क्या? बिल्कुल शास्त्र, चूंकि हमारे यहाँ जो था कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, हमारे यहाँ जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष था, ये माना जाता था कि अगर हमारे पास अच्छा पूर्व पक्ष नहीं होगा तो उत्तर पक्ष का विकास नहीं हो सकता। गौतमी न्याय का इतना बड़ा विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास बुद्धिस्ट न्याय था। अर्थात गौतमी न्याय जो है या बुद्धिस्ट न्याय का भी जो विकास होता है उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका जो है बुद्धिस्ट न्याय था, तो गौतमी न्याय उनके विपक्ष में था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं संतुष्ट हूँ। कोई और प्रश्न करना चाहता है तो कर ले। अन्य किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप उपस्थापित कर सकते हैं। यद्यपि कालातिक्रमण हो चुका है तथापि अगर कोई मन में जिज्ञासा हो। डॉक्टर मूलचंद शुक्ल हैंड रेज किए हैं, आप संक्षेप में अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जी। हमने अभी जो पढ़ा नव्य न्याय के संदर्भ में भाषा प्रविधि, ये तो अच्छा रहा, पर इसका मुख्य पाठ्यक्रम निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, मैंने पाठ्यक्रम निर्माण किया था, एक लिंक डॉक्टर विपिन कुमार झा जी ने भेजा होगा, आप उसे देखिएगा। अच्छा। हाँ, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं था, हालांकि मैं उस पाठ्यक्रम को पूरा मैंने उसको नहीं, लेकिन प्रपोजल पूरा मेरे पास है और उसमें जो है वीडियो मैंने बताया कि इसमें कितने कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, इसमें कितना क्रेडिट का होगा, कितना हम ऑनलाइन क्या करेंगे, ऑफलाइन क्या करेंगे, कितने घंटे का लेक्चर होगा, पूरी की पूरी उसमें जो है भूमिका है और आप उसको देख सकते हैं। और मेरा विश्वास था कि नव्य न्याय भाषा प्रविधि को लेकर के एक मूक कोर्स जो है इसको जो है बनाया जाए और जिसमें पूरे देश के विद्यार्थियों को लाभ हो, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरे गुरु जी का मंतव्य है कि बिना नव्य न्याय भाषा की प्रविधि के ज्ञान के जो है जो भारतीय जो मध्यकालीन शास्त्रीय चिंतन की परंपरा है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम लोग ये करेंगे, आप पूरा विश्वास रखिए कि उसमें विपिन तो लगे हैं, रमेश भी लगे हैं, हम लोग बिल्कुल इसको चाहेंगे कि ये यथार्थ में बदल जाए। यदि आपके पास समय हो तो पाठ्यक्रम मैंने कैसे निर्माण किया है कहें तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके भेज दूं आपको, कि अगर बस 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परफॉर्मिंग फॉर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेवलपिंग मूक्स, टाइटल ऑफ द मूक द नव्य न्याय लैंग्वेज मेथोडोलॉजी आ रहा है, नॉलेज स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, किसमें क्या क्या चीजें होगा, ये पूरा जो है पाठ्यक्रम मैंने वहां पर पूरा प्रपोजल, डिटेल्स ऑफ मूक डेवलपमेंट प्लान, कैसे नव्य न्याय भाषा प्रविधि पर क्या क्या डिटेल होगा, कैसे इसको पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा जो है मैंने इसको, कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो क्या होगा, प्री रिक्विजिशन क्या है, होस्ट इंस्टीट्यूशन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, फैकल्टी की प्रोफाइल, हमने पूरा इसको डेवलप कर दिया था। और इसमें कितने कितने प्रकार के जो है इसमें क्वाड्रेंट जो है डेवलपमेंट होगा, पहले क्वाड्रेंट में क्या बताया जाएगा, दूसरे में क्या बताया जाएगा, तीसरे में, चौथे में, फिर डिटेल्स ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, पहले वीक में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 क्या क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड वीक में क्या पढ़ाएंगे, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, फिफ्थ में, इसी तरह से कोर्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, हमने पूरा इसको डेवलप किया था। इसके रेफरेंसेज, बिब्लियोग्राफी, सारा कुछ हमने लगा करके इसको भेजा था। इसका टाइटल क्या दिया था सर ने? कोर्स का टाइटल? इसका टाइटल यही है, टाइटल है नव्य न्याय लैंग्वेज एंड मेथोडोलॉजी। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। अगला कदम जो है वो इसके डेवलपमेंट की ओर ही है, क्योंकि अभी तो ये लिंक में सर होगा ना, ये
जी ये मेरी पर्सनल फाइल है, मैं आपको इसी को बताने वाला था, लेकिन 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला, और थोड़ा सा मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं चला, तो मैं थोड़ा अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने नव न्याय भाषा की प्रविधि बताया, वरना मैं ये सब चीजों पर आपको मैं डिटेल में चर्चा करने वाला था, लेकिन समय नहीं रहा। नहीं वैसे महोदय, आपका विचार ये प्रवाह केवल बहुत रोचक था। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये महोदय केवल एक बीज वपन है, इसके वृक्ष और फल तक आपको पहुंचाना है इसको, क्योंकि ये नव्य न्याय भाषा जो है, इसको लेकर के जब तक एक इस तरह के पाठ्यक्रम नहीं बनेंगे तब तक बहुतों के लिए ये अछूता रहेगा। क्योंकि हमें ध्यान है, क्योंकि जब पूरी परिसर में प्रथम कक्षा दी गई थी, अर्थात अपने जीवन की प्रथम कक्षा में गया था, तो रसगंगाधर द्वितीय आनंद हमें पढ़ाना था। और मुझे आज भी ध्यान है, क्योंकि रात्रि में मैंने आपसे चर्चा किया था, क्योंकि ये जो ग्रंथ कभी मैंने देखा नहीं है, जिसपे मुझे भी पकड़ नहीं है, और अपने करियर के प्रथम दिन में यही पढ़ाना है, वो भी आचार्य द्वितीय वर्ष में, तो आपको आपके पढ़ाने समझाने की शैली बहुत बेजोड़ है। और खास करके रसगंगाधर को लेकर के आपने बहुत काम किया है। तो जब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हम लोग का स्टेप यही रहेगा कि ये मूक्स को लेकर के हम लोग एक ई कंटेंट निर्माण के लिए एक बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, और आप स्वयं एक सक्षम पद पर हैं और सक्षम विश्वविद्यालय में हैं, तो आप भी वहां पर प्रयास करिए जो कि इस तरह का कुछ हो, जो कि जिसमें एक कोऑर्डिनेशन हो सके हम सबका, और बेहतर तरीके से इस पर कुछ काम हो सके। तो मेरा यही निवेदन था सर कि कुछ भी इस तरह का हो तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल, कहीं कुछ सही जी। निश्चित रूप से रोचक बात यह है कि हम लोग भूमिगत होके काम कर रहे हैं, हमारा विभाग अंडरग्राउंड है, आप लोग एलिवेटेड है, बहुत ऊपर आपका विभाग है, लेकिन बड़ा मजा आएगा भूमिगत और क्या उग्रवत से के बीच में एक समन्वय स्थापित होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप तो हमारे जेएनयू से अग्रज हैं, तो हम लोगों को आपस में एक दूसरे को समझने में कोई बहुत ज्यादा बहुत अच्छा आएगी, बहुत और अच्छा, हम लोग मजा अच्छी लेजिटिमेसी रहेगी, कोशिश करेंगे सर जो जितना हो सकता है। चलिए, तो बहुत रोचक हाँ जी, आप बहुत रोचक चर्चा रही। यद्यपि आपने सही कहा, जो कि 1 घंटा कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, जबकि हम लोग सुबह 11 बजे से अलग अलग कार्यक्रम, आज ही वागवर्धनी भी रखी गई थी, उसके साथ साथ अनुभव के लिए इंटरेक्शन प्रोग्राम भी 2 घंटे का रखा गया था। अर्थात लगातार 5-6 घंटे से हम लोग सामने में, लैपटॉप के सामने में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 1 घंटा कैसे बीत गया ये पता भी नहीं चला। और जो आपने न्यूनता कही, हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपका दायित्व भी पूर्ण नहीं हुआ है बीबीएयू के प्रति। अब एक जो विस्तृत रहेगा वो कभी आपका साक्षात हो या आभासी पटल पर हो, जैसे भी आप कल्पित करेंगे, आगे कभी किसी अवसर पर अनिवार्य रूप से रखेंगे, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अद्यतनीय उपस्थिति की लिंक दे दी गई थी, आशा है जो कि आप सभी उपस्थिति अपना दर्ज कर चुके होंगे। आज नहीं सर, हम नहीं भर पाए, उसमें नहीं दिख रहा है। नहीं, अनिवार्य रूप से आप करेंगे। इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया था, उसमें लगभग सभी उपस्थित थे। जो अनुपस्थित थे उनके लिए अनिवार्य रूप से है जो कि कल रखा जाएगा, अनिवार्य रूप से आप उसमें उपस्थित हो, क्योंकि उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। यहाँ पर जो भी चल रहा है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम इतने महनीय व्यक्ति को एक एक करके चुन चुन करके ला रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं। कहीं अभी मैं देख रहा था जो कि आप पसीना पोंछ रहे थे फैन बंद करके, क्योंकि आभासी पटल पर ये होता है कि फैन वगैरह चलता रहता है तो डिस्टर्बेंस होती है, तो आप पूरा बंद करके इतना तपस्या के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो अनिवार्य रूप से उस अगर दर्शक गण अगर उसमें लापरवाही करें तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो हमें पूरा उम्मीद है जो कि अभी कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। सभी अपने मुखाकृति एक बार दर्शन करवाएंगे ताकि एक बार स्क्रीनशॉट लिया जा सके महोदय के साथ, ये अच्छा रहेगा। और कल जिन जिन का अनुभव कथन आज नहीं हो पाया, कल अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, उसके लिए टाइम बता दिया जाएगा। अभी एक बार टर्न ऑन अपना वीडियो टर्न ऑन कर लेंगे ताकि हम सभी एक बार ये ले लें। ये श्रीराम AS हैं, डॉक्टर दीपलता हैं, पुष्पराज हैं, इनका ऑफ है, दीपलता पुष्पराज। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि एक यादगार हम लोगों के लिए बनी रहे। धन्यवाद। तो ठीक है हाँ प्रोफेसर महोदय,
आपने अवसर दिया, आपने टाइम इतना अवसर कल्पित किया और यहाँ पर आए आप, ये हमारे लिए रियली सौभाग्य की बात है। और आगे भी हम आपके ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे। सभी को आभार। लेकिन इस पर हम लोग एक वर्कशॉप करा सकते हैं आपके इस कभी 6 दिन का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर इसको जानना जो है, वरना भारतीय ज्ञान परंपरा को अच्छे से लोग नहीं जान सकते जब तक नब्बे न्याय भाषा प्रविधि को नहीं जानेंगे। बिल्कुल, ये अच्छा विचार है सर, इसको किया जा सकता है। हम सब समर्थन करते हैं इसका। प्रणाम सर, प्रणाम गुरुजी। जी 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 सर। प्रणाम।